चलिए हम लोग लास्ट जो है क्लासों में हमने बात करी, वर्ण स्वर इनको पढ़ा। कुछ एक और महत्वपूर्ण उसमें तथ्य हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसको थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे व्यंजन है ना, व्यंजन को यदि आप हम कह दें कि उसको स्वर रहित कैसे करते हैं, व्यंजन को स्वर रहित कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप जान जाइए कि भाई व्यंजन जो हैं, ठीक है, व्यंजन को स्वर रहित करने का मतलब आप पहले तो ये समझो कि व्यंजन का उच्चारण जो है बिना स्वर के नहीं होता। जैसे मैंने बोला क, तो क के साथ जुड़ा हुआ है अ है स्वर, बहुत अच्छे से मालूम है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी व्यंजन को स्वर से अलग करना है अगर, तो आप क को कैसे लिखेंगे, व्यंजन अलग करेंगे तो इसमें लगाएंगे हल का निशान, हलंत, और इससे अलग करके ऐसा लिखेंगे अ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर व्यंजन से स्वर को आप अलग करते हैं तो या तो उसमें क्या लगा दे रहे हैं आप, हल का निशान लगा ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे आप देखें इसके अंतर्गत अगर आप समझ के देखें तो ये कुछ स्वर जो व्यंजन है उनका नाम आप समझिए। जैसे आप देखिए छ, जैसे ड हो गया, छ हो गया, ठीक है, छतरी का छ, ठीक। इसके अलावा आप देखिए ट, इसके अलावा हो जाएगा ठ, ठीक। इसके अलावा आप देख लीजिए ड, ढ, ड, ठीक है, ढ, ताड़न जात नहीं बना भाई, ये उच्छिप्त नहीं बना, नीचे मैंने बिंदु नहीं लगाया है, ठीक है, ढ, ठीक। इसके अलावा हो गया द, और इसके अलावा हो गया ह, ठीक। तो कितने हुए हैं, सॉरी, तो यहाँ पर क्या है, सॉरी ये मैंने ड लिखा था है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसके अलावा देखो अगर इसको आप समझें तो यहाँ आप देखिए इन सबको बोला जाता है गोल वर्ण। क्या बोला जाता है, गोल वर्ण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गोल वर्ण, ठीक है। गोल वर्ण क्यों, क्योंकि देखिए लिखते समय क्या है, किसी ना किसी तरह से आपका ऐसा जो पेन आपका घूमेगा लास्ट में ऐसा घूम जाता है, ठीक है, ऐसा गोल घूमना पड़ेगा आपको। ह भी लिखेंगे तो ऐसा और ऐसा आपका मुड़ गया ना, तो यहां पर क्या है, इनको बोला जाता है गोल वर्ण, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अब इसमें देखिए ये सब में कैसे करोगे, हलंत लगाओगे आप, ठीक है, और हलंत लगा करके इसमें भी क्या होता है, गोल वर्ण पे इसको आप क्या कर सकते हैं, स्वर रहित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बताया गया है कि उच्छिप्त जो व्यंजन होते हैं उनको आप स्वर रहित नहीं कर सकते, क्योंकि उच्छिप्त व्यंजन जो है इस तरह से अगर अड़ा, ठीक है, और ढ, इसमें यहां ये ताड़नजात बिंदु और हलंत एक साथ नहीं हो सकते, ये आप जानते हैं। लेकिन वही बात हो ये ड की और ढ की, तो इस पे आपको अगर स्वर रहित बनाना है तो ड में जुड़ा हुआ है क्या, अ, तो ड पे लगाइए हलंत और यहां पर करिए उसको इस तरह से। बात समझ में आ गई। तो ये हलंत लगा के आपने क्या कर दिया, उसको आधा, अ जब तक जुड़ा हुआ था वो था क्या, पूरा, हलंत लग गया तो क्या हो गया, आधा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इसे गोल वर्ण बोलते हैं, ध्यान रखना। अच्छा इसमें अंगा भी आ जाएगा भाई, यहां पे ऐसा अंगा भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, गोल वर्ण है, ठीक है। और हलंत लगा देना मतलब वहां पे हलंत लगा के हम क्या कर रहे हैं, उसको आधा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वहां से स्वर को क्या कर दे रहे हैं, हम हटा दे रहे हैं, ठीक। तो थोड़ी जानकारी इसकी आप लोग को रखनी चाहिए। अच्छा इसमें जब शब्द को शुद्ध करते हैं आप लोग, ठीक है ना, अब शब्द को जब शुद्ध करते हैं तो आप ये समझिए जैसे र बच गया ना। देखो अभी गोल वर्ण जो हमने लिखा उसकी विशेषता आप जान जाओ, उस पर आप खड़ी पाई का प्रयोग नहीं करते हो। खड़ी पाई मैंने बताया था ना, ये जैसे हो गई शिरोरेखा, ऊपर की लाइन कहलाती है क्या, शिरोरेखा, और उसके बाद ये कहलाती है खड़ी पाई। अब देखो खड़ी पाई पे क्या क्या बन जाता है, अ, इसी बनता है क्या, खड़ी पाई पे आ, खड़ी पाई पे ही आप क लिख रहे हैं, खड़ी पाई पे ख लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ग,
घ, ये देखो ये पूरी खड़ी पाई आ रही है। लेकिन अभी देखो आपने क्या देखा, ड, ढ, ठीक है, मैंने लिखा द, ठीक है ना। तो ये इसमें खड़ी पाई आ रही है क्या? तो जिसमें खड़ी पाई नहीं है वो सब क्या है, गोल वर्ण है, और बाकी सब क्या है, खड़ी पाई है, खड़ी पाई वाले वर्ण हैं ये सब। क्या वाले हैं, खड़ी पाई वाले। अब देखिए जैसे च, देखो च लिखा है ना, छ को हमने खड़ी पाई नहीं लगता इसमें। उसके बाद झ देखिए, ऐसा ज देखिए, ठीक है। तो बाकी सब में क्या है, ये खड़ी पाई लगी हुई है, देखिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। तो कभी भी आप इसका खड़ी पाई वाले वर्ण और गोल वर्ण दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप देख लेंगे, ठीक है। तो कभी ऐसा बारीकी से कभी पूछ लिया कि खड़ी पाई वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है, और ऐसे कौन से वर्ण जो खड़ी पाई युक्त नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है गोल वर्ण, ठीक है। एक सामान्य बोलचाल में क्या बोलते हैं, गोल वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए, ठीक। अब बच गया इसमें र। र में तो आपका क्या है, खड़ी पाई नहीं है, मतलब ये भी क्या गोल वर्ण है क्या? नहीं, ये गोल वर्ण नहीं है भाई। इसको बोलते हैं रेफ, रेफ वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेफ वर्ण। देखो जैसे र को कैसे कैसे लिखते हैं, इसको आधा करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले जैसे आप लोग बहुत सारी चीजों को समझें, र को स्वर रहित कैसे लिखोगे आप, स्वर इससे अलग कैसे करोगे, ठीक है। यहां पे हलंत वाला जो काम है उस पर भी देखेंगे, लेकिन इस पे जो आपके शब्द शुद्धि के लिए जो चीज आता है उसको सबसे पहले समझने का प्रयास करो। जैसे आप देखते हो, आप लिखते हैं, जैसे हम लोग ऐसा लिखते हैं भ्रमण, तो ये जो र है, र को ऐसा भी लिखते हैं, ध्यान दो, र को ऐसा भी लिखते हैं, र ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये भ्रमण में ये जो खड़ी पाई हुई, उसमें र को लिखे आप ऐसा, और ये भ जो रहता है इसमें क्या रहता है, आधा रहता है, ध्यान रखना। जैसे आप लिखते हो ना, जैसे आधा भ, आधा क, ऐसा भी लिखते हो आप लोग, ठीक। तो यहां पर जब आप भ्रमण लिख रहे हो तो आपको कभी प्रश्न पूछ लिया कि ये भ्रमण में ये जो र है, रेफ वर्ण बोलेगा। रेफ वर्ण जो है स्वर के साथ है कि स्वर के रहित है, क्योंकि र का भी उच्चारण क्या है, र का भी उच्चारण तो आ के साथ हो रहा ना भाई, आ तो इसमें ही है। और मैंने पहले बताया व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रहे, जो भ्रमण मैंने यहां पर लिखा है, यहां पे र पूरा है, ध्यान रहे आपको, र कैसा है, पूरा है, स्वर के सहित, आधा नहीं है, स्वर सहित है, ठीक। इसमें भ जो है वो आधा है, ये भ आधा है, और अगर क्या है इसके साथ हम र को पूरा लिखना चाहते हैं तो ऐसा खड़ी पाई के साथ ऐसा लिखते हैं। ये भी र लिखने का एक स्वरूप है। एक तो सामान्य ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। और वैसे ही क्या खड़ी पाई वाले जो व्यंजन आपको दिखते हैं, जैसे क, जब लिखते हो क्रम, ऐसा, ठीक है। और जैसे लिखते हैं तो ये जो आप ये लगा रहे हैं ये क्या है, र है, और वो भी पूरा है। पूरा है मतलब अ के साथ है, किसके साथ है, आ के साथ, आधा नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। एक कभी पूछ लिया गया कि जो भ्रमण शब्द है या ऐसा कोई भी शब्द दिख गया, तो इसमें जो रेफ वर्ण है वो पूरा है मतलब स्वर सहित है या स्वर के बिना है, तो आप बताएंगे र तो स्वर सहित है, र पूरा है, भ आधा है। बात समझ में आई, ठीक। तो एक तो लिखने का पैटर्न ये होता है। दूसरा एक समझें, जैसे आप लिखते हैं गोल वर्ण, तो गोल वर्ण को अगर आधा लिखें आप, ठीक है, गोल वर्ण का आधा कैसे लिखेंगे, ऐसा हलंत लगा के, ठीक है। और उसके साथ अगर र आपको जोड़ना है, ठीक है, आधे गोल वर्ण के साथ, पूरे के साथ नहीं बोल रहा हूं, पूरा तो ऐसा लिखोगे जैसे आपने लिखा टरक, टरक, इसका क्या बोलेंगे, टरक। उदाहरण क्या हुआ, टरक। लेकिन हमको ट्रक बोलना है, तो ट उसमें आधा रहेगा, ट,
पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है, पूरा बोलेंगे तो ट, ठीक है। और ट को आधा करना है, गोल वर्ण को आधा करना है, तो उसमें हलंत लगा दीजिए। चलिए लगा दिया हमने। अब इसमें हमको र पूरा जोड़ना है, तो र पूरा जोड़ना है तो ऐसा लिखते हैं, इधर एक र ऐसा जोड़ेंगे इसमें, और ऐसा लिखेंगे क, तो ये हुआ ट्रक। क्या हुआ? ट्रक। और पूरा पूरा लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे? ट र क। अब समझिए, ये ट में अगर हलंत लगा के ऐसा जोड़े तो अ, ट से हमने अ को अलग किया, र पे हलंत लगा के हमने किया अ अलग, और क पे हलंत लगा के हमने किया अ अलग। तो देखो, हलंत लगा मतलब इससे स्वर निकल गया, हलंत लगा है इसमें से स्वर निकल गया, हलंत लगा इसमें से भी स्वर निकल गया, ठीक है। तो वहां पे ट हमने मान लिया उससे स्वर निकल गया है तो आधा है, हलंत लगा के मान लिया हमने क्या? आधा है। तो ये कभी भी आप देखते हैं तो ये ट्रक ऐसा आपने जो लिखा है, तो ये आप इस तरह से निशान बनाते हो, ये एक साथ नहीं है भाई, ये कभी भी ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो यहां पर एक जो है ऐसा हलंत है और दूसरा पूरा र है, मतलब ट आधा है हलंत के साथ, ट स्वर रहित है और र पूरा है। ध्यान देंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? समझ में आई कि नहीं बात? ठीक। अब इसी में जैसे और भी उदाहरण ले लेना आप, जैसे ड्रम, ये भी गोल वर्ण है, तो अगर आपको ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डरम, लेकिन आपको उच्चारण लेना ड्रम, तो ड को आधा करना पड़ेगा आपको। तो ड को आधा या स्वर रहित करने के लिए आप ऐसा लिखिए कि हलंत लगाइए इस पे, और ड्रम उच्चारण करने के लिए र पूरा चाहिए आपको, तो र पूरा के लिए इधर आप र का निशान ऐसा बनाइए। ये हुआ ड्रम। आपको इंटरव्यू में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपने बोला कि मैंने हिंदी से एमए किया या जो भी किया, या आपने एसआई वगैरह का इंटरव्यू दिया, ठीक है। अब एसआई का इंटरव्यू देंगे तो हिंदी उसमें महत्वपूर्ण चीज होता है, क्योंकि हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका है। आप एफआईआर वगैरह दर्ज करेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, इसलिए कभी भी एसआई वगैरह के पेपर में देखिएगा, हिंदी का एक पूरा 100 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर होगा, महत्व रहता है वहां पर। बात समझ में आ रही है? ठीक। ये जो है इस तरह से आपको कागज दे देगा, बोलेगा हिंदी का पेपर आपने तो अच्छा नंबर लाया इस पे, फिर बोलेगा चलो बताओ भाई, ये हम लिख दिए ट्रक बोले, अब इस पे बताओ, बोलेगा कि इसमें जो ट्रक है इसमें र जो है स्वर रहित है या स्वर सहित है, तो आप बोलेंगे तो ट तो पूरा दिख रहा है, र जरूर आधा होगा इसमें, ठीक है। तो आप बोलेंगे स्वर रहित है सर, तो बात वहां बिगड़ जाएगी। दूसरा इसमें पूछ देगा कि भाई इसमें र तो उपयोग हुआ है, तो ये र का निशान कौन सा है, तो आप बोलेंगे र का निशान ये है, ऐसा करके, तो हंसेगा जोर से पहले आपके ऊपर। आपको बताना पड़ेगा कि ट में इधर हलंत है और ये र का निशान है। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे एसआई के इंटरव्यू का प्रश्न है, एमपीएसआई का, कागज देके ऐसा प्रश्न पूछा गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत काम की हैं, ठीक है। अब देखिए, जब र को आधा लिखना होता है तो एक तो क्या है, हलंत लगा के ये भी आप कर सकते हो, या तो जैसे लिखते हो ये पर्यटन, आपने लिखा क्या? पर्यटन। अब ये रेफ वर्ण यहां पर लगा हुआ है, देखो कितना पैटर्न हो गया। खड़ी पाई वाले आधे व्यंजन के साथ आपने, जैसे ये भ, आधे व्यंजन के साथ अगर र जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ते हो? ऐसा, खड़ी पाई के साथ ऐसा लिखते हो। गोल वर्ण के साथ जोड़ना है तो ऐसा लिखोगे, मतलब गोल वर्ण आधे गोल वर्ण के साथ अगर जोड़ना है तो ऐसा, आधे खड़ी पाई वाले व्यंजन के साथ अगर जोड़ना है तो ऐसा, ठीक है। आधे गोल वर्ण के साथ जोड़ना है तो ऐसा, ठीक है। तो ये समझ रहे होंगे। लेकिन अब जो है अपने को कोई शब्द हमने लिखा, ये पर्यटन लिखा हमने, क्या लिखा? पर्यटन, ठीक। तो पर्यटन में ये ऊपर जो र का निशान है इसको बोलते हैं रेफ, क्या लगा है? र रेफ, क्या लगा है? रेफ, ठीक। तो ये जो पर्यटन आप लिखे हैं वहां पर ये जो र रेफ है, ये जो र लिखने का जो पैटर्न आप देख रहे हैं, उच्चारण कैसे होगा? प, ठीक है, र य ट न, पर्यटन ऐसा बोलोगे।
लेकिन र अगर इसमें आधा आधा होगा तब आप उच्चारण करोगे ऐसे पर्यटन, पर्य, र ज्यादा देर तक आपने नहीं बोला, र आधा हो गया क्योंकि पर्यटन, अगर पूरा होता तो पर्यटन ऐसा बोलते हैं आप, पर्यटन, इसको कैसे बोल रहे हैं, पर्यटन, ठीक है, र छोटा हो गया। तो ये जो ऊपर र रेफ लगता है, जो मैंने ऐसे बताया आपको, पर्यटन में जो र रेफ लगा हुआ है, ये र जो है ये स्वर रहित है, मतलब ऐसा वाला है, हलंत वाला है, स्वर रहित है, आधा है। बात समझ में आई? फिर से ध्यान से, भ्रामक हमने लिखा था, भ्रमण हमने लिखा था, तो इसमें जो भ व्यंजन है वो आधा है, इसमें र पूरा है। र मतलब क्या है, इसमें स्वर सहित है। पहला प्रश्न आपके लिए, आपने गोल वर्ण लिखा ट, ट इसमें आधा है, ये र इसमें पूरा है, ट्रक, तो इसमें जो ट आधा है लेकिन र स्वर सहित है, पूरा है। हमने लिखा पर्यटन, इस पर्यटन में ऊपर जो रेफ लगा है इसमें र है स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है, मतलब र ऐसा वाला है, आधा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ बारीकियां हैं, ध्यान रखना, इसको बताएगा नहीं कोई, ठीक, आपके काम आएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाइए अब यहां से। अच्छा, एक चीज और पढ़े होंगे, ये भी आपको बता दूं, बहुत अच्छे से कंप्रहेंसिव तैयारी करते चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ठीक। देखो, जैसे आपको कुछ दिया जाता है अल्फाबेटिक, जैसे आपको देता है डिक्शनरी में कुछ वर्ण, आप लोग जब क्या है बैंकिंग वगैरह का पेपर वगैरह देते होंगे तो इसको अरेंज करने बोलता है। जैसे क्या है, एक वर्ड हो गया ACAD, एक पूरी स्पेलिंग मान लीजिए इसको, उसके बाद आपको दिया गया ADCA, इसको अरेंज करने बोलेगा कि शब्दकोश में पहले कौन सा आएगा, तो आप बोलेंगे A पहले आता है, फिर C पहले आता है, तो ये पहले आएगा। फिर आप कहेंगे A पहले आता है, उसके बाद D आता है, मतलब ये सेकंड नंबर पे आएगा। अब उसके बाद ऐसा लिखा गया A, ठीक है, इस पे लिख दिया क्या, मान लीजिए ECA, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट में सब में A पहले आ रहा है। उसके बाद यहां पर C पहले वाला, ठीक, उसके बाद यहां पर D फोर्थ नंबर पे, E, ये वाला आप लोग बनाए होंगे, ठीक है। वैसे ही हिंदी में भी आपको क्या है, शब्दकोश के हिसाब से अरेंज करने दे देता है, शब्दकोश के हिसाब से आपको क्या दे देगा, अरेंज करने के लिए दे देगा। तब कैसे करेंगे आप, तब ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो आप समझ जाओ कि शब्दकोश में आप जैसे आप वर्णमाला लिखते हैं, आप तो स्टार्ट करते हैं कहां से, आ ऐसा स्टार्ट करते हैं ना, तो शब्दकोश की दृष्टि से यहां से स्टार्ट नहीं होता भाई, ध्यान रखना। स्टार्ट कहां से होगा, उसके बाद ये रहेगा अनुनासिक, बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या रहेगा, विसर्ग, ये यहां से शुरुआत होती है। शब्दकोश की दृष्टि से अगर हिंदी वर्णमाला देखोगे तो यहां से स्टार्ट होगी अ, ठीक है, जिसको अनुनासिक आपने पढ़ा, चंद्र बिंदु अनुनासिक बोलते हैं। उसके बाद विसर्ग अह, उसके बाद आप लिख दीजिए पूरा आ ई, ये पूरा क्रम कंटिन्यू हो जाएगा जैसा आपने पढ़ा है, ए ओ औ तक। लेकिन शब्दकोश की दृष्टि से ये पहले आते हैं, ये भी ध्यान रखिए, इंटरव्यू में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपका जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। अब देखो, व्यंजन में भी अगर देखो तो आपने पढ़ा होगा क, उसके बाद पढ़ा होगा ख, लेकिन अरेंजमेंट की दृष्टि से देखें तो यहां पे आता है छ, ठीक है, और उसके बाद आएगा ख, ग, घ, अंगा, बाकी सीक्वेंस वैसे ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है। वैसे ही च, छ, ज, उसके बाद आता है इया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। च, छ, ज के बाद क्या आएगा, अच्छा सॉरी, यहां पर आएगा ज्ञ, क्या आएगा, ज्ञानी वाला ज्ञ, जिसको आप लोग संयुक्ताक्षर में पढ़े थे, याद करना। तो च, छ, ज, ज्ञ,
उसके बाद क्या आएगा, झ और इया, सीक्वेंस पूरा वही रहेगा। मैं मार्क कर दे रहा हूं, देखो जहां पे गड़बड़ आपको लगता है ये क्रम में ये आता है, ध्यान रखना, अगर शब्द को अपने को अरेंज करना स्पेलिंग के अकॉर्डिंग तो, ठीक है। अब देखिए जैसे ट, ठ, ठीक है, ड, ढ, अण, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। अब ये देखो त के बाद आता है थ, लेकिन यहां पर आता है त्र, ठीक है। उसके बाद थ, द, ध, न, सीक्वेंस पूरा वही है, बीच में एक ही ये आ गया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद प, फ, ब, भ, म, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है भाई, य, र, ल, व, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं क्रम में। उसके बाद श, उसके बाद आता है श्र, स और ह। ये आपको बहुत कठिन, आपके एग्जाम में इतने तो पूछे नहीं जाते, लेकिन आपके इंटरव्यू वगैरह में विशेष पूछे जाएंगे, और कभी ऐसा प्रश्न आ गया तो हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। आप ध्यान रहे, आपको ऐसा लिख के दे देगा सामने, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? आपको इस तरह से अगर लिख के दे दिया और बोला कि भाई ये वर्णमाला हमने अरेंज कर दी, पहला इसमें कौन सा आएगा, तो आप बताएंगे शुरुआत कहां से करेंगे, फिर अनुनासिक, फिर अह, विसर्ग, और वैसे ही क के बाद शब्दकोश में जाओगे तो उसको जमाने आप जाओगे तो पहले आएगा क, उसके बाद आता है क्ष। प्रश्न यहीं पे बन जाता है, शब्दकोश की दृष्टि से क के बाद या ख के पहले कौन सा वर्ण आता है, इस तरह के प्रश्न पूछ लेंगे, या कौन सा व्यंजन आता है, या कौन सा वर्ण आता है, तो आपका जवाब में होगा ये। आपको तो बहुत हंसी खुशी लगाओगे, आपको पूछ लिया अगर कि क के बाद वर्णमाला में कौन सा व्यंजन आता है शब्दकोश की दृष्टि से, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में होगा क के बाद ख, ठीक है, उसके बाद होगा ग, ठीक है, घ, और एक होगा अक्षा। तो हमारा जो बच्चा है सामान्य बुद्धि वाला, बहुत जोर से पहले तो हंसेगा, ये क्या प्रश्न है, ठीक है। और बहुत होशियार जैसे क्या करेगा, इसको चयन करेगा। उसके बाद जो परीक्षा लेने वाला है वो हंसेगा, किसके ऊपर, आपके ऊपर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना। वैसे ही आपको पूछ देगा त के बाद का वर्ण शब्दकोश की दृष्टि से कौन सा होता है, तो आप देख रहे हैं ना यहां पे त्र, ठीक, या थ के पहले, ये वाला जो था है, इसके पहले शब्दकोश में कौन सा वर्ण होता है। तो ये बहुत बारीकियां हैं, जब बहुत गहरा प्रश्न पूछा जाता है हिंदी लैंग्वेज को लेकर के, तो इस तरह के प्रश्न होते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो है देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो, अक्षर जो बनता है क से मिलके बनता है ना, ठीक है, तो उसका जो संयुक्ताक्षर है यहां पर बना हुआ है। वैसे आप देखिए कि इया वगैरह किससे बनता है, या फिर आप देखते हो ज्ञ जो है किससे बनता है, जाके देखना, क्या इन्हीं से मिलके बनता है क्या, ज और इया वगैरह से कुछ मिलके बनता है क्या, जाके देखिएगा पुराने अपने नोट्स को। तो अगर इनसे मिलके बनता होगा तो यहीं पे लिखा हुआ है संयुक्ताक्षर। अगर त से मिलके बनता होगा, त्र बनता होगा, जिससे मिलकर संयुक्ताक्षर बनता होगा, तो त यहां पे त के बाजू में ये लिखा हुआ है। और ये शक्कर के स से मिलकर अगर श्र बनता होगा तो उसके जस्ट बाजू में उसका संयुक्ताक्षर लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जाके देखिएगा किससे बना हुआ है, ठीक है। संयुक्ताक्षर मैंने पढ़ाया है, अक्षा, त्र, ज्ञा किससे मिलकर बनता है, आप लोग को मालूम होगा ये चीज, ठीक है। तो ये आपको महत्वपूर्ण चीजें मैंने बताई। एक आध उदाहरण दे देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाओगे। जैसे मैंने लिखा कम, ठीक है, और मैंने जैसे ले लिया एक क्रम, मैंने लिख लिया क्रम, ठीक, और मैंने लिख लिया क्या, चलो क्या ही लिख लेते हैं, ठीक। अब इसको अगर आपको शब्दकोश की दृष्टि से अरेंज करना है, किसकी दृष्टि से अरेंज करना है, शब्दकोश की दृष्टि से अरेंज करना है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, देखिए पहले तोड़िए, सबको तोड़ दीजिएगा ऐसे ही। क में हलंत लगाया,
क्या था इसमें, अ जुड़ा हुआ है, क अ, फिर बचा क्या, म में हलंत लगाया और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अ, ऐसा तोड़ देना पूरा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्रम, तो इसमें क्या है, क है ना, क उसमें आधा, र अब पूरा देखो, क के साथ क्या जुड़ेगा, बोलो फटाक से। ठीक है, अ, उसके बिना उच्चारण नहीं होता। उसके बाद उसमें क्या है, र, तो ऐसा लिखो र में लगाइए हलन, समझ में आ रही बात। उसके बाद म हलंत, उसके बाद अ, ऐसा लिखिए। ठीक, क्या देखिए क तो आधा है इसमें, ठीक है, क तो आधा है, ठीक, तो इसको हलंत लगाने की जरूरत नहीं है, क पहले से आधा है, ठीक, तो क, ठीक है, इसमें क आधा था तो इसमें अ तो नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या है, क पहले से आधा लिखा हुआ है ना, क, उसके बाद क्या है, य, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, आ, क्या जुड़ा हुआ है, आ, ऐसा बांट के देखो आप इसको, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको बोलेगा शब्दकोश की दृष्टि से पहले कौन आएगा, तो देखो क तो सबसे पहले सब में क है, कॉमन है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में ये कॉमन है, अ, तो अ तो आता है एक साथ, चलिए ठीक है, ये भी बोले, या तो बाद में आता है, अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो तीसरा, देखो इसमें हम पहले कंपेयर करें दो में, क्योंकि क के बाद अ आया हुआ है। अब देखो अ के बाद क्या आया हुआ है, म, अ के बाद आया हुआ है क्या, र, समझ में आ रही बात। तो म पहले आता है कि र पहले आता है, म पहले आता है, तो शब्दकोश में ये पहले आ जाएगा, कम पहले आएगा, क्रम उसके बाद आएगा, ठीक, और उसके बाद जो है ये सबसे लास्ट में क्या आएगा, क के बाद यह है तो सबसे लास्ट में ये आएगा। ठीक है, क्या, तो ये कुछ बारीकियां हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ये हालांकि एकदम से आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, फिर भी ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, जैसे एक और लिख देता हूं, क मी, तो कैसे तोड़ोगे इसको, क, अ जुड़ा हुआ इसमें, फिर म, ठीक है, मात्रा कौन सी लगी है इसमें, बड़ी, ऐसा। ठीक है, और ऐसे ही मैं लिख दूं क्या, एक लिख दूं कमर, कमर, तो क अ, म में हलंत उसके साथ अ, र में हलंत उसके साथ अ, सब में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब वर्णमाला में देखो कौन सा पहले आएगा, शब्दकोश की दृष्टि से कौन सा पहले आएगा, अरेंज करना है तो क दोनों में कॉमन है, ठीक, उसके बाद अ दोनों में कॉमन है, म दोनों में कॉमन है, तो यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए ई, और इसके बाद क्या है, अ, ठीक है, तो अ पहले आता है कि ई पहले आता है, अ, तो शब्दकोश की दृष्टि से ये पहले आएगा, उसके बाद आएगा ये। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप तोड़ करके इसको देखना, किसी चीज को बना करके देखना, ठीक, बहुत ज़्यादा इस पर माथा फोड़ी नहीं करना, ये समझाने के लिए बस, बाकी अल्फ़ाबेट जो है आपको जमाना जो है वर्ण को, ठीक है, कैसे जमाना है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ठीक, जैसे यहां पे किसी को कंफ्यूजन होगा क्या, तो यहां पे क आपने लिखा, उसके बाद अ क्यों नहीं लिखा सर, क्योंकि क तो पहले से आधा था, स्वर रहित था ना, क क्या था, आधा लिखने का ही मतलब होता है स्वर रहित, या तो हलंत आपने लगाया तो स्वर रहित, आपने आधा लिख दिया तो स्वर रहित। ठीक है, तो यहां क जब लिखेंगे तो उसके साथ अ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, क्या में आधा क है। उसके बाद यह पूरा है तो यह लिखिए आप, यह में क्या मात्रा लगी हुई है, अ लगी हुई है कि आ लगी हुई है, ऐसा लिखो। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। तो ये हो गई बातें आपकी वर्ण वगैरह से संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बता दी। काफी गहरे प्रश्न हैं,
आते हैं, ठीक है। आपको एकदम से व्याकरण का कोई गाइड उठा के पढ़ते होंगे तो उसमें नहीं मिलने वाला है ये सब चीजें, ठीक है। ये सब शोध का विषय है, ठीक, अनुभव के विषय हैं, आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे कहां, वर्ण हमने पढ़ लिया, वर्ण के बाद हम पहुंचेंगे कहां, संधि। ये टॉपिक 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, और 3 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी एग्जाम में अगर हिंदी पूछा गया है तो। वर्ण जो है देखो, 2 वर्ण मिलेंगे, ठीक है। संधि का जन्म क्यों हुआ भाई, नए शब्द बनाने के लिए। समास का जन्म क्यों हुआ भाई, नए शब्द बनाने के लिए। उपसर्ग प्रत्यय का जन्म क्यों हुआ भाई, नए शब्द बनाने के लिए। देखो, 2 वर्ण जब मिलते हैं और उन वर्णों से, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे एक परिभाषा, 2 वर्णों के, जैसे आप बोलते हैं कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहां पे बोलते हैं संधि। अरे दिमाग खराब हो गया, इतना मतलब डिफिकल्ट परिभाषा। देखो, 2 वर्ण जहां मिलेंगे, ठीक है, बात को समझना आप, वहां पे विकार का मतलब क्या है, चेंजेस आएगा, प्रोनाउंसिएशन में क्या होगा, चेंजेस आएगा, एक नया शब्द बनेगा। बात को समझो क्या है। मैंने बोला विद्यालय, क्या बोला मैंने, विद्यालय। अब देखो, मैंने इसको जोड़ा, आप लोग इतना तो पढ़े होंगे, विद्या और आलय, मन के क्या बन गया, विद्यालय, ठीक है। अब देखो, ऐसा बोलते विद्या और आलय दोनों अलग अलग है, एक नया शब्द बना, कैसे, हमने बोला विद्या और आलय ना बोल के क्या बोल रहे हैं, विद्या आलय ना बोल के विद्यालय, एक नया शब्द बन गया ना। तो संधि से एक नया शब्द बना, विद्या आलय जो एक साथ बोलते थे उसमें क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, चेंजेस आ गया, चेंजेस, मॉडिफिकेशन हुआ। विद्या आलय ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं, विद्यालय बोल रहे हैं, एक नया शब्द क्रिएट हो गया, नया प्रोनाउंसिएशन हो गया, विकार उत्पन्न हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। तो 2 वर्णों के मिलने से जहां पर मॉडिफिकेशन हो जाए उच्चारण में, एक नया शब्द बने, वही संधि है। बात समझ में आई। अब देखो, यहां पे विद्या आपने लिखा, ऐसा लिख दूं मैं अगर, विद्या, या आखिरी में आ रहा है क्या, या, तो ये वाला जो है ये कहलाता है पहला पद, प्रथम पद, और ये आलय जो लिखा है ये कहलाता है द्वितीय पद, ठीक है। पूर्व पद और पर पद भी बोलते हैं। तो ये पहला पद है विद्या, और आलय जो है ये दूसरा पद है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, कभी भी संधि में जब जोड़ते हैं तो ये लास्ट वाला पहले पद का लास्ट वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण ही जुड़ता है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। अरे पूरी संधि एकदम क्लियर हो जाएगी, कहीं गलती नहीं होगी, ध्यान दो। विद्या में मैंने कहा कि अगर ये पहला पद है तो पहले पद का अंतिम वर्ण, कभी भी संधि जोड़ते हैं हम तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का अंतिम वर्ण, जो पहला वर्ण है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इन दोनों को जोड़ा जाता है। अब देखो, ये या जो है इसमें क्या है, आखिरी या, उसमें जुड़ा हुआ है, मात्रा को देखते हैं हम लोग, जुड़ा हुआ है आ, तो विद्या का आखिरी वर्ण क्या हुआ, आ, और इधर पहला वर्ण क्या है, आ, दोनों जुड़े तो बन गया आ, और यहां पे हमने क्या लिखा, जैसे का तैसा, विद्यालय, विद्या और आलय जुड़ गए दोनों, ठीक है। तो ये वर्ण कौन कौन से मिलते हैं, पहले प्रथम पद का, ये प्रथम जो पद है, ये प्रथम पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। बात यहां तक समझ में आई।